आराध्या साड़ी पहनकर नीचे हॉल में आती है। जब बड़ी इमारत को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बड़ी माँ आराध्या को देखकर उसकी नजर उतारते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो शर्माने लगी। बड़ी माँ आराध्या को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी वहां चल देती है जहां बड़ी माँ ने बताया था। हमेशा की तरह आराध्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बड़ी माँ उसे कहाँ लेकर जा रही हैं। वैसे तो बड़ी माँ कभी भी किसी पार्टी या सोशल गेट टुगेदर में आराध्या की बुराई नहीं करती थी, क्योंकि उसमें बुराई करने वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन एक बात बड़ी माँ के मन में सांस की तरह गहरी बैठी हुई थी, और वो ये कि वो दूसरों की बहू की बुराई बहुत अच्छे से करती थी। इस वक्त भी बड़ी माँ वही कर रही थी और आराध्या सिर्फ उनकी बातें सुन रही थी। बड़ी माँ अपनी किसी सोशल फ्रेंड की बहू की बुराई कर रही थी कि कैसे वो ताने देती है और फिर मानती नहीं है। उनकी बातें सुनकर आराध्या हंसती जा रही थी। बातें करते करते वो लोग एक होटल की पार्किंग में रुक जाते हैं। आराध्या हैरानी से होटल को देखने लगती है। वैसे तो वो इसे पहचानती थी, ये रणवीर का ही होटल है। रणवीर के होटल में किटी पार्टी, ये सोचकर आराध्या थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और बड़ी माँ बाहर निकलते हुए कहती है, चलो जल्दी, सब आ गए होंगे। आराध्या अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए गाड़ी से बाहर निकलती है और बड़ी माँ के साथ आगे बढ़ जाती है। दोनों लिफ्ट में दाखिल होती हैं और लिफ्ट सीधे वीआईपी फ्लोर पर रुकती है। वीआईपी हॉल में एंटर होने के साथ ही बड़ी माँ कहती है, आराध्या, मैं अपना फोन नीचे गाड़ी में भूल गई। तू 2 मिनट के लिए अंदर जा, मैं फोन लेकर आती हूँ। ऋषि फोन करेगा और अगर मैंने नहीं उठाया तो परेशान हो जाएगा। आराध्या मुस्कुराते हुए हॉल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, वो हैरान रह जाती है। बलून, लाइट्स और रिबन से सजा हुआ शानदार हॉल पूरी तरह से खाली था। आराध्या ये देखकर चौंक गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि औरतों की किटी पार्टी के लिए इतनी शानदार सजावट क्यों हुई है। धीरे धीरे अंदर आते हुए उसके सैंडल की हल्की आवाज और पैरों में बंधी पायल की छन छन वहां के सन्नाटे को तोड़ रही थी। आराध्या हैरानी से हॉल में दाखिल होती है और पूरे हॉल को देखने लगती है। किसी भी तरीके से ये किटी पार्टी के लिए सजा हुआ हॉल नहीं लग रहा था। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं वो किसी गलत हॉल में तो नहीं आ गई। यही सोचते हुए वो घबरा जाती है और जल्दी से वापस जाने के लिए मुड़ती है। पर इससे पहले कि वो कदम बढ़ा पाती, उसे ऋषि की आवाज सुनाई देती है, तुम सही जगह पर हो। आराध्या के कदम रुक जाते हैं और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो घबराते हुए पीछे पलटकर देखती है, लेकिन अभी भी उसे कोई नजर नहीं आता। वो हैरानी से इधर-उधर देखने लगती है, लेकिन ऋषि कहीं नजर नहीं आ रहा था। आवाज सच में ऋषि की थी या उसे वहम हो रहा था? वो ये सोच ही रही थी कि एक बार फिर वही आवाज सुनाई देती है, तुम्हें कोई धोखा नहीं हुआ है और ये कोई सपना नहीं है। तुम सही जगह पर हो। वैसे सही जगह पर तो मैं उस दिन पहुंच गया था, तभी तो तुम आज यहाँ हो। अगर मैं 1 साल पहले उस दिन वहां पर नहीं पहुंचा होता, तो आज हम दोनों यहाँ नहीं होते।
आराध्या का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेसब्री से ऋषि को देखना चाहती थी, लेकिन ऋषि अभी भी नजर नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से इधर-उधर देखना शुरू किया। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, नहीं, आज रोने का दिन नहीं है। 1 साल पहले आज के दिन तुम खूब रोई थी और तब मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। लेकिन आज मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरे। अपने आंसू पोंछो और मुस्कुराओ। आराध्या के चेहरे पर एक गमगीन मुस्कान आ जाती है। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। तभी ऋषि की आवाज फिर से सुनाई देती है, 1 साल पहले जब मैं अपने मकसद के लिए घर से निकला था, तब मैंने नहीं सोचा था कि सफर यहाँ तक आएगा। मुझे तुम मिलोगी, तुम्हारा साथ मिलेगा, तुम्हारा विश्वास मिलेगा, तुम्हारा प्यार मिलेगा। मेरे दिल में एक मकसद था और उस मकसद का जुनून मुझे तुम तक ले आया। मेरी जिंदगी में आकर तुमने मेरी और मुझसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा नहीं था कि जबरदस्ती की गई शादी मुझे मेरी जिंदगी की सबसे सही लड़की से मिलवाएगी। आराध्या की मुस्कान और खिल जाती है। उसे पता चल गया था कि ऋषि को उनकी एनिवर्सरी याद है, लेकिन ऋषि अब तक नजर क्यों नहीं आ रहा है? उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसे ऋषि को देखना था। ऋषि की आवाज एक बार फिर से आती है, जिंदगी के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस 1 साल में तुम्हारे साथ जो भी मुश्किलें आईं, उसमें मैंने देखा कि इंसान का सच्चा साथी कैसे हर वक्त उसका सहारा बनता है। तुमने कैसे सोच लिया कि जिस इंसान ने मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं उसके साथ अपने सबसे खास दिन को भूल जाऊंगा। अगर हम भूल भी गए होते तो तुम्हें हमें सामने से बताना चाहिए था ना। तुम्हें हक है। तुम आकर हमें धमकाती और कहती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। हर बार इतनी अच्छी मत बना करो कि हर बार तुम्हारी अच्छाई के आगे हम सब बुरे बन जाएं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए आज का दिन खास है या नहीं, लेकिन मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी में वो लड़की आई थी जिसने मुझे जिंदगी जीने का नया नजरिया दिया, और मैं उसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। आराध्या के कानों में एक गर्म सांसों के साथ ये शब्द आते हैं और वो सिहर जाती है। उसने जल्दी से पलटकर देखा तो उसके सामने ऋषि खड़ा था। अपने चार्मिंग अंदाज में होठों पर मुस्कान लिए आराध्या का चेहरा इतना खिल गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो जल्दी से आगे बढ़ती है और ऋषि के गले लग जाती है। ऋषि भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। आराध्या चौंकते हुए पीछे पलटी तो ऋषि बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उसे देख रहा था। आराध्या उसे देखकर हैरान हो गई, लेकिन उतनी ही खुश भी हुई। वो मुस्कुराते हुए ऋषि के गले लग जाती है और ऋषि ने भी उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी आराध्या को अपने कानों में तालियों की आवाज सुनाई देती है। वो चौंकते हुए ऋषि से अलग होती है और देखती है कि सामने बड़ी मां, ओजस और काम्या खड़े थे। उन सबको वहां देखकर वो हैरान रह जाती है और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए ऋषि को देखती है तो ऋषि भी मुस्कुराते हुए कहता है,
ऐसा हो सकता है क्या कि हम अपने खास दिन पर अपनों को शामिल न करें? आराध्या की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वो जल्दी से बड़ी माँ के पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश करती है। बड़ी माँ उसे पूरा झुकने भी नहीं देती और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, सदा सुहागन रहो, इसी तरह मुस्कुराती रहो और हमारे घर की रौनक बनी रहो। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, ओजस विश करते हुए कहता है। आराध्या मुस्कुराकर सिर हिला देती है। काम्या पास आकर उसे गले लगाते हुए कहती है, शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आराध्या की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। ओजस और काम्या उनके लिए शादी की सालगिरह का तोहफा भी लेकर आए थे। यह एक खूबसूरत बॉक्स था, लेकिन काम्या ने कुछ और ही प्लानिंग की हुई थी। उसने एक पैकेट अलग से आराध्या के हाथ में रखते हुए धीरे से उसके कानों में कहा, शादी की सालगिरह भी शादी जैसी ही होती है। ऐसे में अगर सालगिरह के रूप में शादी को दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हो, तो सुहागरात को भी सेलिब्रेट करना तो बनता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। आज रात ऋषि की होश उड़ा देना। जैसे ही आराध्या ने पैकेट हल्का सा खोलकर देखा और काम्या की बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरा पूरा लाल। दरअसल काम्या ने उसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप वाली नाइटी दी थी, जिसे पहनने पर वो बहुत ही ज्यादा हॉट लगती, क्या कहें, बवाल लगती। आराध्या घूरते हुए काम्या को देखती है और फिर मुस्कुराकर हंसने लगती है। सब लोग वहां हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर बैठकर सिर्फ बातें ही करेंगे या कुछ और भी प्लान है। इतनी सारी पार्टी की तैयारी तो हो रखी थी, लेकिन क्या बस परिवार के लोग ही मौजूद रहेंगे? ऐसा नहीं था कि आराध्या को कोई बड़ा जश्न चाहिए था, लेकिन वो अपने परिवार को मिस कर रही थी। राजा साहब, रानी माँ, रणबीर, प्रियंका, कोई भी तो यहाँ नहीं था। उसे लगा कि शायद उनके परिवार को उसकी शादी की सालगिरह याद ही नहीं होगी। पर तभी आराध्या को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो हैरान हो जाती है। रणबीर के होटल में हेलीकॉप्टर कहाँ से आ सकता है? उसे पता था कि होटल के टेरेस पर एक हेलीपैड बना हुआ है, लेकिन वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। ऋषि मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़ा होता है और आराध्या को देखकर कहता है, तुम बस 2 मिनट रुको। आराध्या कुछ समझ पाती इससे पहले ही ऋषि ओजस को लेकर वहां से चला जाता है। वो हैरानी से उसे जाता हुआ देखती रहती है। तभी काम्या उसकी तरफ आते हुए अपने शोल्डर से उसका शोल्डर मारती है और कहती है, तो आज रात का क्या प्लान है? आराध्या अपना सिर पकड़ लेती है और जल्दी से मोबाइल पर टाइप करके काम्या को दिखा देती है, जिसमें लिखा था, आज रात का कोई प्लान नहीं है। ये पढ़कर काम्या का मूड अटक जाता है। वो धीरे से आराध्या को देखती है और कहती है, यार आराध्या, ऐसा मत करो। मुझे बहुत मन है किसी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को खिलाने का। प्लीज तुम और ऋषि जल्दी से बेबी कर लो, जिससे मैं उस पर खूब प्यार बरसाऊं और उसके गालों को चूम चूम कर लाल कर दूं। काम्या की बात सुनकर बड़ी माँ घूरकर उन दोनों को देखती है और कहती है, अच्छा, अपने टाइम पास के लिए मेरी बहू को तकलीफ क्यों दे रही हो? उन्हें जब बेबी प्लान करना होगा, अपने टाइम पर करेंगे। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे मेरा बहुत मन है दादी बनने का।
इसीलिए मैं तुम दोनों को स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, अगले साल से पहले मेरी गोद में तुम्हारे बच्चे का होना चाहिए। बड़ी माँ की बात सुनकर आराध्या हंसने लगती है और काम्या हैरानी से बड़ी माँ को देखने लगती है। कहाँ तो वो आराध्या और ऋषि को बच्चे की बात पर टोक रही थी और अब खुद कह रही थी। बच्चे की बात सुनते ही काम्या का चेहरा भी लाल हो जाता है। अरे मेरी काजू कतली, मेरी रसमलाई, मेरी रबड़ी, मेरी गुलाब जामुन, मेरी जानेजा। आराध्या इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। वो पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है तो प्रियंका को देखकर उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ जाती है। यही वो चमक थी जो आराध्या के चेहरे से गायब थी। जैसे ही उसने राजा साहब को देखा, वो चमक उसके चेहरे पर बरकरार हो गई। वो अपनी जगह से उठकर तेजी से उनकी तरफ भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाती, प्रियंका आराध्या तक आ जाती है और किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गले से लटकते हुए कहती है, अरे मेरी रसमलाई, हैप्पी एनिवर्सरी। आज ही वो खुशी का दिन है जब तूने मेरी ऋषु की जिंदगी में आकर उसकी फटी हुई जिंदगी को सील दिया था। आराध्या और ऋषि हॉल के बीचों बीच खड़े थे। वहां पर उनका पूरा परिवार एक साथ मौजूद था। उनके अपने और सारे चाहने वाले वहां थे। आराध्या और ऋषि के सामने एक बहुत बड़ा हार्ट शेप का केक रखा हुआ था। ऋषि ने धीरे से आराध्या का हाथ पकड़ा और उसके हाथों में एक प्लास्टिक का चाकू पकड़ा दिया, जिससे उन दोनों ने साथ में मिलकर वो केक काटा। जैसे ही केक कटता है, वहां पर तालियों की गूंज होने लगती है। आराध्या मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। उसका परिवार एक साथ था। अब उसे शायद ही किसी मेहमान की जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे उसने ये गूंज सुनी, वो हैरान हो जाती है। ऊपर की मंजिल पर उसने देखा तो बहुत सारे लोग थे जो वहां पर आए हुए थे। इसका मतलब था कि ऋषि ने उनकी शादी की पार्टी में मेहमानों को बुलाया था। धीरे धीरे सारे मेहमान नीचे की तरफ आ रहे थे। देखते ही देखते वहां पर 100 से ज्यादा लोग आ गए। आराध्या खुश होते हुए ऋषि को देखती है। ऋषि आराध्या का हाथ थामते हुए कहता है, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने इस खास दिन पर लोगों को ये नहीं बताना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में आज का दिन और आज के दिन मिलने वाली लड़की बहुत मायने रखती है। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए थे। ये सच था कि उसने एक पल के लिए यही सोच लिया था कि ऋषि शायद उनके रिश्ते के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता है। इसीलिए वो झिझकते हुए ऋषि की तरफ देख रही थी। लेकिन जब उसने इतने सारे मेहमान देखे तो आराध्या की सारी झिझक दूर हो जाती है। प्रियंका जल्दी से म्यूजिक सिस्टम के पास जाती है और वहां पर म्यूजिक ऑन करते हुए कहती है, अरे यार, केक कट गया, पार्टी शुरू हो गई। लेकिन ये पार्टी बिना डांस के कैसे पूरी होगी? और आज का स्पेशल डांस तो आज की स्पेशल जोड़ी को ही करना चाहिए। ऋषि मुस्कुराते हुए आराध्या के सामने आता है और स्टाइल से अपना हाथ घुमाकर उसके आगे करता है। आराध्या भी अपना हाथ उसके हाथों में रख देती है। ऋषि आराध्या को लेकर सीधे स्टेज पर जाता है। सारी पार्टी की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक स्पॉटलाइट उन दोनों के ऊपर जल रही थी। वो दोनों स्पॉटलाइट की रोशनी में एक दूसरे का हाथ थामे हुए डांस कर रहे थे। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। कुछ कहो ना,
सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी हैं ये गहराइयाँ। आराध्या के साथ कपल डांस करते हुए ऋषि ने उसे कमर से पकड़कर पीछे की तरफ घुमा दिया और उसके पीठ को अपने सीने से लगाकर अपने दोनों हाथों से उसे बाहों में भर लिया। उसकी आंखें बंद थी और वो इस पल को महसूस करते हुए डांस कर रहा था। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियां। ऋषि ने अचानक आराध्या के एक हाथ को पकड़कर सीधा कर दिया और उसके हाथ को हवा में उठाते हुए उसे एक गोल राउंड शेप में घुमा दिया। अपने दूसरे हाथ से उसने आराध्या की कमर को थाम लिया और हल्के से उसे नीचे की तरफ लिफ्ट कर दिया। जीने का तू सहारा, तू ही रोशनी, कहता है हर सितारा, मेरी तू चांदनी। हम जुदा हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। सीधा खड़ा करने के बाद वो दोनों दोबारा से उसी पोजीशन में आ गए। अंधेरे में मौजूद सबकी निगाहें उन पर थी, लेकिन इस माहौल और समा में वो दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे। मैं चलूंगा मुश्किलों में साया बन तेरा, इस जहां में उस जहां में बस एक तू मेरा, खुशबुओं से तेरी महके जिस्म मेरा। ऋषि ने आराध्या को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसके दूसरे हाथ ने आराध्या की पीठ को पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लिया। ऋषि का हर मूव आराध्या की सांसों को तेज कर रहा था और उसकी आंखें ऋषि के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। म्यूजिक खत्म हो गया और साथ में उनका डांस भी, लेकिन माहौल में मोहब्बत अब भी फैली हुई थी। डिनर का अनाउंसमेंट हो रहा था। सब लोग खाना खा रहे थे। आराध्या राजा साहब और ऋषि के बीच में बैठी हुई थी। वो हैरानी से अपनी प्लेट को देख रही थी, क्योंकि कभी उसमें राजा साहब कुछ खाने का सामान डाल देते तो कभी ऋषि। आराध्या ने खुद अपनी प्लेट में कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन अब उसकी पूरी प्लेट भरी हुई थी। वो हैरानी से दोनों को देख रही थी। 1 साल पहले आज के दिन ही वो प्यार के नाम से भी अनजान थी। ना तो उसकी जिंदगी में प्यार की कोई क्रांति थी और ना ही उसे ये पता था कि प्यार होता कैसा है। लेकिन आज 1 साल बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ थी और प्यार के हर एक नए रूप को महसूस कर रही थी। उसके परिवार का राजा साहब से मिलता अपनापन, दोस्त, रिश्तेदार, गरीब लोग, प्यार के हर एक रंग और पहलू मौजूद थे। लेकिन आराध्या को जो सबसे ज्यादा अजीज था वो था ऋषि का प्यार। पहली बार जब आराध्या ने ऋषि के बारे में सोचा था तो उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ऋषि की पर्सनालिटी ऐसी होगी। वो किसी के सामने झुकेगा या खुद को पीछे रखेगा, लेकिन आराध्या के सामने वो झुका भी और उसने अपने आप को हमेशा उसके पीछे ही रखा। दुनिया को अपने कदमों में झुकाने वाला ऋषि आराध्या के सामने झुककर उसकी साड़ी की प्लेट भी सही करता है और उसके पैरों में पायल भी पहनाता है। पार्टी खत्म हो गई थी और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया था। ऋषि और आराध्या ने दुनिया के सामने प्यार की एक नई मिसाल कायम की थी। उन दोनों ने प्यार की एक नई बुनियाद रखी थी, जहां रिश्तों की डोर विश्वास के धागों से बंधी हुई थी। शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब प्यार से पहले उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास करना सीखा था। वे लोग वापस नंदा हाउस आ गए थे। आज सब लोग यहीं पर रहने वाले थे क्योंकि रणवीर और प्रियंका कुछ दिनों के लिए यहीं पर थे। इसलिए राजा साहब और रानी माँ सुबह की फ्लाइट से वापस मानपुर जाने वाले थे। रियासत को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। ओजस और काम्या वापस
अपने घर चले गए थे और बाकी सब लोग नंदा मेंशन आ चुके थे। ऋषि आराध्या को लेकर जब कमरे में आता है तो आराध्या एक पल के लिए चौंक जाती है। जब वो इस कमरे से गई थी तो ये कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन अब इस कमरे में गुलाबों की महक बसी हुई थी। सारे कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई थी और बिस्तर पर हार्ट शेप में गुलाबों का बिछावन सजा हुआ था। इसके अलावा कमरे में जलती हुई कैंडल्स माहौल को और ज्यादा खुशनुमा बना रही थी। आराध्या मुस्कुराते हुए कमरे में आती है तो ऋषि उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। आराध्या सकपका जाती है लेकिन मुस्कुराते हुए ऋषि को देखने लगती है। ऋषि ने धीरे से आराध्या के कानों को चूमते हुए कहा, शादी की सालगिरह भी खत्म नहीं हुई है, 12 बजने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। आराध्या हैरानी से ऋषि को देख रही थी। तभी ऋषि ने अगले पल आराध्या को अपनी गोद में उठा लिया। आराध्या हैरान हो जाती है लेकिन मुस्कुराते हुए ऋषि के गले में अपनी बाहें डाल देती है। ऋषि उसे अपनी गोद में लेकर बिस्तर के पास आता है और उसे बिस्तर के बीचों बीच लिटा देता है। आराध्या की पीठ फूलों की पंखुड़ियों से टकराती है। वो हैरानी से अपने पैरों को देखती है। ऋषि आराध्या के पास बैठता है और धीरे से झुकते हुए उसके पैरों के पास चला जाता है। उसे ऐसा करते देख आराध्या बेचैन हो जाती है और अपने पैर पीछे खींचने लगती है, लेकिन अगले ही पल ऋषि ने उसके पैरों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, हिलना मत। आराध्या सिहर गई और बड़ी बड़ी आंखों से ऋषि को देखने लगी। ऋषि ने धीरे से अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डाला और अगले ही पल उसने अपने हाथों में चांदी की एक पायल निकाली। उसे देखकर आराध्या के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों झलकने लगी। ऋषि ने धीरे से आराध्या की पुरानी पायल को उसके पैरों से हटाया और फिर खुद उसके पैरों में नई पायल पहनाई। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श आराध्या को और बेचैन कर रहा था। जैसे ही उसने आराध्या के पैरों में पायल पहनाई, उसकी छन छन की आवाज से आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ चादर में कस लिए। ऋषि धीरे से आराध्या के पास आया। उसकी बंद आंखें ऋषि के जज्बातों को और ज्यादा बढ़ा रही थी। उसने धीरे से आराध्या के बालों को उसके कान के पीछे किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। आराध्या ने हल्की सी आंखें खोली तो ऋषि की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देखा। उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। ऋषि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो धीरे से आराध्या के चेहरे के करीब आते हुए बोला, 1 साल का रिश्ता और इतनी मोहब्बत के बाद भी तुम मुझसे अभी तक शर्माती हो। आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा नीचे झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ऋषि उसकी इस अदा पर और ज्यादा घायल हो गया। वो आगे बढ़ा, उसके माथे को चूमा और धीरे से बोला, तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह शर्माते देख मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही शर्माती रहो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हारा ये लाल चेहरा मुझे और ज्यादा मजबूर करे तुमसे प्यार करने के लिए। आज हमारी पहली सालगिरह है और मैं चाहता हूं कि हमारी शादी की 50वीं सालगिरह तक भी तुम्हारा चेहरा यूं ही लाल होता रहे। आराध्या के चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। ऋषि ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
मैंने तो तुम्हें एनिवर्सरी गिफ्ट दे दिया। मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट कहाँ है? आराध्या का चेहरा फीका पड़ गया। उसने हैरानी से ऋषि को देखा। उसे इस बात का मलाल था कि उसने ऋषि के लिए कुछ लिया ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाते हुए ऋषि को देखा, जैसे कह रही हो कि उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी उदासी ने ऋषि के हौसले को कम नहीं किया। उसने धीरे से आराध्या के चेहरे को सहलाते हुए कहा, सबसे पहले तो रोना मत। मुझे आज की रात तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कान चाहिए। और किसने कहा कि तुम्हारे पास गिफ्ट नहीं है? मेरा गिफ्ट मैं लेना भी जानता हूं और छीनना भी, लेकिन तुमसे तो हक से मांगूंगा। आराध्या कंफ्यूज हो गई और हैरानी से ऋषि को देखने लगी। उसने हाथों के इशारे से पूछा कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए। ऋषि मुस्कुराते हुए आराध्या के हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि अगली सालगिरह हम 2 नहीं बल्कि 3 होकर मनाएं। 2 मिनट तक आराध्या सच में नहीं समझी कि ऋषि क्या कहना चाहता है। लेकिन जब उसने ऋषि की बात का मतलब समझा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लाल क्या, वो तो पके हुए टमाटर की तरह लगने लगी। उसने जल्दी से अपने हाथ ऋषि के हाथों से छुड़ाए और अपने चेहरे को ढक लिया। उसकी इस अदा पर ऋषि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अभी से कोशिश करेंगे, तब कहीं जाकर अगले साल तक ये गिफ्ट मुझ तक आ पाएगा। तो क्या कहते हो? 2 से 3 होने की प्रक्रिया शुरू करें? आराध्या और ऋषि की सालगिरह को गुजरे 1 महीना हो चुका था और सबकी जिंदगी यहाँ सामान्य तरीके से बीत रही थी। लेकिन कुछ था जो उनकी जिंदगी में होने वाला था और वह अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा था। सुबह का समय था। आराध्या रसोई में हल्के-फुल्के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वह हर काम में जल्दी मचाने वाली थी, लेकिन आज उसकी चाल थोड़ी धीमी लग रही थी। जैसे ही उसने गैस बंद की और ट्रे उठाई, उसका सिर हल्का घूम गया। वह लड़खड़ा गई, लेकिन तुरंत काउंटर का सहारा ले लिया। पीछे से ऋषि ने देखा और तुरंत उसकी ओर बढ़ा। आरू, तुम ठीक हो? ऋषि ने घबराकर पूछा। आराध्या ने सिर हिलाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। ऋषि ने ट्रे उसके हाथों से लेकर किचन के स्लैब पर रख दी। आज सब काम सर्वेंट करेंगे। तुम्हें आराम की जरूरत है। इतनी नौकर होते हुए भी तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? उसने सख्ती से कहा। आराध्या ने इशारों में समझाया कि वह ठीक है, लेकिन ऋषि उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा, तुम्हारे ये बहाने अब नहीं चलेंगे, मैडम। तुम बैठो, बाकी सब काम निमो आंटी संभाल लेंगी। दोपहर को आराध्या कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। वह कुछ महसूस कर रही थी जो उसे समझ नहीं आ रहा था। ऋषि दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके हाथ में नारियल पानी और फल थे। लो, तुम्हारी एनर्जी के लिए ये सब लाया हूं। अब कोई बहस मत करना, उसने प्यार भरी झुंझलाहट के साथ कहा। आराध्या ने इशारे से कहा, मैं सच में ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई थी। ऋषि उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। आरू, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। तुम्हारी थकावट सिर्फ थकावट नहीं है। इसमें
कुछ और बात है और पता लगाने के लिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है। वह शाम को आकर तुम्हारा टेस्ट करेंगे और कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। आराध्या ने घबराकर ना में सिर हिलाया, लेकिन ऋषि ने उसका माथा चूमते हुए कहा, मैं हूं ना। शाम को अस्पताल से एक नर्स आती है और वह आराध्या के ब्लड सैंपल्स लेकर वहां से चली जाती है। सुबह का समय था और पूरे घर में हलचल थी। ऋषि और आराध्या दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। आराध्या कुछ खामोश थी और ऋषि उसकी खामोशी को महसूस कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और डॉक्टर साहब अंदर आते हैं। ऋषि डॉक्टर साहब को देखते हुए कहता है, अरे डॉक्टर साहब, अपने आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद हॉस्पिटल आ जाता या आप किसी के हाथों रिपोर्ट भिजवा देते। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके मिस्टर नंदा, मैं बस गुजर रहा था तो सोचा कि क्यों ना यह खुशखबरी मैं खुद देता चलूं। ऋषि, बड़ी माँ और आराध्या सब हैरानी से डॉक्टर साहब को देख रहे थे। ऋषि ने हैरानी से पूछा, खुशखबरी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर साहब सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, सब बताता हूँ, पहले आपकी वाइफ का चेकअप कर लूं। ऋषि ने आराध्या को सोफे पर बैठने के लिए कहा तो आराध्या डॉक्टर साहब के सामने जाकर बैठ जाती है और वह स्टेथोस्कोप निकालकर उसे चेक करते हैं और फिर बैग से अपनी रिपोर्ट निकालते हुए कहते हैं। डॉक्टर ने आराम से चेकअप किया और फिर हल्के से रिपोर्ट को देखा। सभी की नजरें डॉक्टर पर थी और फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट को फिर से देखा और हंसी में कहा, खुशखबरी है आराध्या जी, आप प्रेग्नेंट हो। यह सुनते ही पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सभी चौंके, लेकिन सबसे पहले ऋषि ने उस खबर को सुना और उसके बाद उसकी आंखों में विस्मय और खुशी का मिला-जुला एहसास था। वह आराध्या की तरफ मड़े, लेकिन अचानक ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़े। ऋषि, बड़ी माँ घबराते हुए चिल्लाईं। आराध्या घबराकर उठी और ऋषि के पास दौड़ते हुए उसकी ओर देखा। डॉक्टर साहब हंसते हुए बोले, कमाल है, यहाँ खुशखबरी मिल रही थी और इन्होंने गिरना शुरू कर दिया। आराध्या थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर ऋषि को उठाया। डॉक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आराध्या जी, लग रहा है आपकी प्रेगनेंसी की खुशखबरी ने ऋषि को हैरान कर दिया है। ऋषि के होश में आते ही डॉक्टर ने मजाक करते हुए कहा, आपको सचमुच इतनी खुशी हो रही थी मिस्टर नंदा कि आप बेहोश ही हो गए? ऋषि खींचते हुए मुस्कुराए और धीरे से उठते हुए कहा, नहीं नहीं, बस थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गए थे। फिर उसने आराध्या की तरफ देखा और नर्वस होते हुए बोला, यह तो मैं सोच भी नहीं रहा था। प्रेगनेंसी मतलब? अब तो मैं मतलब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। आराध्या की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। हाँ, यह माँ बनने वाली है, तुम बाप बनने वाले हो, मैं दादी बनने वाली हूँ और पहली बार देख रही हूँ कि औरत प्रेग्नेंट हो रही है लेकिन बेहोश आदमी हो रहा है। बड़ी माँ ने ऋषि को देखते हुए कहा तो ऋषि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसके बाद बड़ी माँ नीमो की तरफ देखते हुए कहती है, तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जल्दी मिठाई लेकर आओ। सभी नौकरों को मिठाई बताओ और ऋषि के मायके या
खबर खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। ऋषि के चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है ना? रिपोर्ट नॉर्मल तो है ना? डॉक्टर साहब भी हंसते हुए रिपोर्ट्स को टेबल पर रखते हैं और अपना स्टेथोस्कोप वापस बैग में रखते हुए कहते हैं, जी मिस्टर नंदा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा रूटीन चेकअप के लिए आप एक बार हॉस्पिटल आ जाइए। मैं वहाँ पर कार्ड बनवा दूंगा और सारी डिटेल्स उसमें मेंशन कर दूंगा। महल प्रियंका अपने कमरे में आराम से सो रही थी जब उसे अपने कानों में रणबीर के तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वह एकदम से घबरा कर उठ जाती है और जल्दी से दुपट्टा लेते हुए वो कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वो महल के हाल में आती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। रणवीर पूरे हाल में पागलों की तरह उछलते हुए नाच रहा था और रानी माँ और राजा साहब सोफे पर बैठे हुए उसे देखकर हंस रहे थे। उनके सामने मिठाइयों के बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे और बहुत सारे गिफ्ट्स भी थे। प्रियंका ये सब देखकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से पहले तो उबासी ली और पास की खड़ी एक सर्वेंट को बोला, कॉफी लेकर आओ। सर्वेंट वहां से चली जाती है और प्रियंका हैरानी से सोफे के पास आते हुए कहती है, माँ सा, क्या हो रहा है ये सब? और ये इन्हें क्या हो गया है? ये ऐसे बंदरों की तरह क्यों नाच रहे हैं? इससे पहले कि रानी सब कुछ जवाब देती, रणवीर प्रियंका के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डांस करवाते हुए कहता है, एक बात है, कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी नाचोगी। प्रियंका हैरानी से रणवीर को देखती है। वो दोनों इस वक्त हाल में ही कपल डांस कर रहे थे और रानी महाराज साहब उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रियंका हैरानी से कहती है, क्या बात है? बताओगे भी ताकि मैं अच्छे से डांस कर सकूं? हाँ बिल्कुल बताऊंगा और खुशी से बताऊंगा। बात ऐसी है, कुंवर रानी सा, कि तुम बहुत जल्द मामी बनने वाली हो। मैं मामा बनने वाला हूँ। रणवीर उसे अपने साथ डांस करता हुआ ये खुशखबरी देता है, लेकिन प्रियंका के कदम अपनी जगह रुक जाते हैं और वो आंखें बड़ी किए हुए रणवीर को देखने लगती है। उसने अपनी पलकों के बार बार झपकाईं और एक बार रणवीर की आंखों में देखा तो रणवीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, अभी अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि मेरी प्यारी बहन के पाँव भारी हैं और उसने खुशखबरी दी है। आ प्रियंका जोर से चिल्लाते हाय अपनी जगह पर गोल गोल घूम जाती है और उसे ऐसा देखकर रानी सा की तेज हंसी छूट जाती है। प्रियंका का चेहरा अचानक से लाल हो जाता है और वो खुशी से सांस लेते हुए कहती है, सच में? आरू सच में प्रेग्नेंट है? उसने खुशखबरी दी है। आरू के बच्चे होंगे, मतलब मेरी गोद में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ऋषि या फिर आराध्या खेलेंगे। सच में तुम सच कह रहे हो रणवीर? अब मैं घर में सबसे छोटी नहीं हूँ, मुझे भी छोटा कोई आएगा जिसे मैं ऑर्डर दूंगी। रानी सा हंसते हुए प्रियंका से कहती है, हाँ बिल्कुल बहुरानी, तुमसे छोटा आने को तैयार है। ये सारे तोहफे तुम्हारे मायके से आए हैं, आराध्या की खुशखबरी के साथ। इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि क्यों ना हमारा देखो कुछ समय के लिए यहीं बुला लें? क्यों बाबा सा, वैसे भी बेटी का पहला बच्चा है, मायके में होना चाहिए ना? रस्म तो यही कहती है। आप क्या कहते हैं, बात करें उनसे इससे पहले कि राजा साहब कुछ कहते? प्रियंका ने जल्दी से कहा,
आप लोग बात कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऋषि आराध्या को इस हालत में यहाँ आने देगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ऋषु आराध्या के लिए बहुत पजेसिव है और उसके लिए बहुत केयरिंग भी है। उसने तो बिना सिक्योरिटी उसे कॉलेज तक जाने नहीं दिया था। तो आपको लगता है कि प्रेगनेंसी की हालत में वो उसे यहाँ रहने देगा? ऋषि आराध्या से कितना प्यार करता है, ये तो शायद किसी की नजरों से छुपा नहीं है। प्रियंका की बात सुनकर रणवीर ने कहा, ऐसे कैसे नहीं आने देंगे जीजा जी? आरू को हमारे पास में, अरे हमारा भी तो हक है उसे पर, और ऊपर से उसका पहला बच्चा है। मासा, मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग सब चलते हैं मुंबई और उन्हें यहाँ लेकर आते हैं। उसके बाद वह डिलीवरी के बाद ही जाएगी। फिर कुछ सोचते हुए रणवीर कहता है, नहीं नहीं, डिलीवरी के बाद तो बच्चा बहुत छोटा होगा ना। एक काम करेंगे, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे यही रखेंगे। हाँ, और तुम्हारी बीवी को उसके में को छोड़ देते हैं, ये सही रहेगा ना? रानी सा ने कहा। तो राजा साहब की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए कहते हैं, आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है भाई। मैं तो अपनी आराध्या के बच्चे के लिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ। लोगों को कोई सामान चाहिए तो लिस्ट बनाकर मेरे पास भिजवा देना। ऐसा कहकर राजा साहब वहां से चले जाते हैं। रणवीर घूर कर रानी सा को देखते हुए कहता है, क्यों मन प्रियंका वहां क्यों जाएगी? ये उसका घर है ना, तो वो तो यही रहेगी ना। वो क्यों जाएगी अपने मायके? रानी सा आराध्या के घर से आए तोहफों को एक एक करके साइड रखनी है और रणवीर से कहती है, अरे जब तुम्हारी बीवी नहीं जा सकती अपने मायके, तो तुम्हारी बहन क्यों आएगी अपने मायके इतने लंबे समय के लिए? जरा सोचो। मैंने ये जरूर कहा है कि हम आराध्या को यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन 5 साल के लिए तुम्हें लगता है तुम्हारे जीजा जी उसे 5 साल के लिए यहाँ रहने देंगे? वैसे भी वो अपने ससुराल में खुश है, और लड़की ससुराल में खुश रहे तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होती। लेकिन फिर भी प्रियंका, मैं तुम्हारी मम्मी से बात जरूर करूंगी ताकि आराध्या को कम से कम डिलीवरी के बाद तो यहाँ पर कुछ समय के लिए रहने दिया जाए। अरे हम पर भी तो उसका कुछ हक है। प्रियंका मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। रानी सा उन सारे तोपों को एक एक करके प्रियंका के कमरे में रखवा देती है और खुद लिस्ट बनाने में बिजी हो जाती है ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे के लिए सामान खरीद सके। प्रियंका अपने कमरे में वो सारा सामान देख रही थी, मिठाइयाँ, कपड़े और ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट भी थे। रणवीर उन सारे गिफ्ट्स को देखते हुए कहता है, जीजा जी ने बहुत सारा सामान भिजवा दिया है। मुझे तो लग रहा है बच्चे की सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही हुई है। प्रियंका घूर कर रणवीर को देखा और कहा, हाँ, जब आराध्या इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो ऋषि तो खुश होगा ही। चलो, उनके घर में तो खुशियां आ गई हैं, पर पता नहीं हमारे घर में कब आएंगी। रणवीर हैरानी से प्रियंका को देखकर कहता है, हमारे घर में कौन सी खुशियों की कमी है? प्रियंका हल्के गुस्से में रणवीर को देखते हुए कहती है, खुशियों की कमी से मेरा मतलब ऐसी वाली खुशियां नहीं, बल्कि वो खुशियां जो ऋषि और आराध्या के जीवन में आई हैं। हमारे पास अभी तक वो खुशियां नहीं आईं। बताओ, हमारी शादी को भी तो 2 महीने हो गए हैं। रणवीर हैरानी से उसे देख रहा था।
उसकी बीवी इस बात के लिए नाराज हो गई है कि 2 महीने की शादी में वो अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दे पाई। उसने मुस्कुराते हुए प्रियंका की कमर पर हाथ डाला और उसे अपनी बाहों में लेते हुए हंसते हुए कहा, ऐसी बात है तो चलो तुम्हारी ये शिकायत दूर कर देते हैं। वादा करता हूँ कि आराध्या के बच्चे की डिलीवरी तक तुम भी सबको खुशखबरी दे दोगी। प्रियंका एकदम से रणवीर की तरफ देखती है तो रणवीर अपने चेहरे पर अट्रैक्टिव मुस्कान और अपनी आंखों में इरादे लेते हुए प्रियंका के दुपट्टे को उसके कंधे से हटाते हुए कहता है, अब क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। आराध्या और ऋषि इस समय अस्पताल में डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। आराध्या के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। दरअसल जब से उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था तब से ही वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ये घबराहट ऋषि भी महसूस कर सकता था। उसने नोटिस किया था कि जब से आराध्या को अपनी प्रेगनेंसी का पता चला है तब से वो सबसे नजरें चुरा रही है और उसके सामने भी बहुत कम आ रही है। कल रात भी आराध्या जल्दी सो गई थी। जब ऋषि कमरे में पहुंचा तो आराध्या की आंखें बंद थीं। हालांकि ऋषि ने महसूस किया कि वो सो नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी रही। ऋषि को लगा कि शायद वो थक गई है, इसलिए उसने उसे आराम करने दिया। आज सुबह जब ऋषि डॉक्टर के पास जाने के लिए उसे पूछने वाला था तो आराध्या बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। ऋषि उसके इस व्यवहार को नोटिस कर रहा था, लेकिन फिलहाल उसने इसे इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए उसने प्लान बनाया कि आराध्या को डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए ले जाएगा और वापसी में उसे ब्रेकफास्ट के लिए पास के रेस्टोरेंट ले जाएगा। आराध्या को खाली पेट टेस्ट के लिए आना था, इसलिए दोनों सुबह जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए। आराध्या के सारे चेकअप हो गए थे, बस रिपोर्ट आनी बाकी थी। डॉक्टर ने अपने हाथ में रिपोर्ट लेते हुए कहा, सब कुछ ठीक है मिस्टर नंदा। आपकी वाइफ की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। बस एक बार गायनेकोलॉजिस्ट का टेस्ट हो जाए, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ऋषि के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन आराध्या के चेहरे पर अब भी हल्की घबराहट थी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और रिपोर्ट अपने हाथ में लेते हुए पूछा, ठीक है, तो गायनेकोलॉजिस्ट कब चेक करेंगे? डॉक्टर ने कहा, अभी तो सिर्फ 1 महीने की प्रेगनेंसी है। मुझे लगता है कि तीसरे महीने में पहले सेमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होगा, लेकिन डेट आपको गायनेकोलॉजिस्ट से ही मिलेगी। मेरे केबिन से 2 केबिन छोड़कर गायनेकोलॉजिस्ट नेहा त्यागी का केबिन है। आप उनसे मिल लीजिए, वो आपको अल्ट्रासाउंड की डेट दे देंगी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आराध्या को लेकर केबिन से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर नीलम के केबिन की तरफ बढ़ रहे थे, ऋषि का फोन बजा। उसने देखा कि ऑफिस से फोन आ रहा है। उसने आराध्या से कहा, तुम डॉक्टर नीलम के केबिन में पहुंचो, मैं बस अभी आता हूं। आराध्या सिर हिलाते हुए रिपोर्ट लेकर डॉक्टर नीलम के केबिन में चली गई। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, इसलिए वो अंदर चली गई। पर जैसे ही वो अंदर गई, एकदम से चौंक गई, क्योंकि सामने ओजस और काम्या बैठे हुए थे। ओजस और काम्या ने दरवाजे पर किसी को देखा तो दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। अपने सामने आराध्या को देखकर दोनों हैरान रह गए।
काम्या जल्दी से आराध्या के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे आराध्या, तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? आराध्या भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। तभी ओजस वहां आकर बोला, क्या बात भाभी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ऋषि केबिन में दाखिल हो गया। ऋषि ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो हैरानी से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओजस ने भी हैरानी से ऋषि को देखा और कहा, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी की तबीयत खराब है या तुम्हारी? ओजस की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, ना तो मेरी तबीयत खराब है और ना ही आराध्या की। दरअसल हम लोग टेस्ट के लिए आए हैं। काम्या ने हैरानी से पूछा, कैसा टेस्ट? लेकिन जैसे ही उसने ये सवाल किया, उसे समझ आ गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। मुस्कुराते हुए उसने आराध्या से कहा, आराध्या, तुम प्रेग्नेंट हो? ऋषि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन आराध्या ने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया। आराध्या को ऐसे शर्माते हुए देखकर काम्या मुस्कुराई और उसे गले लगाते हुए बोली, ओह माय गॉड, आराध्या, तुम सच में प्रेग्नेंट हो? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन ओजस के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। वो हैरानी से आराध्या और ऋषि को देखते हुए बोला, क्या मतलब भाभी प्रेग्नेंट है? ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल वैसे ही मिस्टर कपूर, जैसे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर नीलम के केबिन में दाखिल होते ही उन्होंने कहा। सबकी नजरें डॉक्टर नीलम पर टिक गईं, जो करीब 55 साल की अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट थी। डॉक्टर नीलम की बात सुनकर वहां खड़े हर एक शख्स की आंखें बड़ी हो गईं। काम्या का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे तो फूड पॉइजनिंग हुई होगी। मैंने तो बस उल्टियां की थी। काम्या की बात सुनकर डॉक्टर नीलम मुस्कुराते हुए बोली, मिसेज कपूर, ये उल्टियां फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं, बल्कि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 15 डे प्रेग्नेंट हैं। ऋषि और ओजस इस समय मेंशन के गार्डन में बैठे हुए थे। दोनों के हाथों में फ्रूटी का एक एक पैकेट था, जिसे वो पाइप लगाकर पी रहे थे। उनकी निगाहें सामने घास काट रहे गार्डनर पर टिकी थी। तभी गार्डनर का छोटा सा बच्चा दौड़कर उसकी पीठ से चिपक गया। गार्डनर मुस्कुराते हुए एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से घास काटने के औजार को साइड में रखते हुए अपने हाथ साफ करने लगा। फिर उसने औजार रख दिया और बच्चे को गोद में उठा लिया। अपने बेटे को प्यार से मुस्कुराते हुए वो वहां से चला गया। ये नजारा देखकर ऋषि और ओजस उसे आंखों से जाते हुए देख रहे थे। आराध्या और ऋषि को देखते हुए बोला, क्या मतलब भाभी प्रेग्नेंट है? ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल वैसे ही मिस्टर कपूर, जैसे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर नीलम के केबिन में दाखिल होते ही उन्होंने कहा। सबकी नजरें डॉक्टर नीलम पर टिक गईं, जो करीब 55 साल की अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट थी। डॉक्टर नीलम की बात सुनकर वहां खड़े हर एक शख्स की आंखें बड़ी हो गईं। काम्या का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे तो फूड पॉइजनिंग हुई होगी। मैंने तो बस उल्टियां की थी।
काम्या की बात सुनकर डॉक्टर नीलम मुस्कुराते हुए बोली, मिसेज कपूर, ये उल्टियां फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं, बल्कि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 15 डे प्रेग्नेंट हैं। ऋषि और ओजस इस समय मेंशन के गार्डन में बैठे हुए थे। दोनों के हाथों में फ्रूटी का एक एक पैकेट था, जिसे वो पाइप लगाकर पी रहे थे। उनकी निगाहें सामने घास काट रहे गार्डनर पर टिकी थी। तभी गार्डनर का छोटा सा बच्चा दौड़कर उसकी पीठ से चिपक गया। गार्डनर मुस्कुराते हुए एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से घास काटने के औजार को साइड में रखते हुए अपने हाथ साफ करने लगा। फिर उसने औजार रख दिया और बच्चे को गोद में उठा लिया। अपने बेटे को प्यार से मुस्कुराते हुए वो वहां से चला गया। ये नज़ारा देखकर ऋषि और ओजस उसे आंखों से जाते हुए देख रहे थे। ओजस हैरानी से बोला, बच्चे कैसे संभाले जाते हैं यार, मुझे क्या पता, मैं खुद पहली बार बाप बन रहा हूँ, ऋषि ने जवाब दिया। ओजस ने उसे हैरानी से देखा और कहा, हाँ यार, मैं भी तो पहली बार बाप बन रहा हूँ। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं ये सब कैसे संभालूंगा? तुझे नहीं संभालना है, काम्या और आराध्या को संभालना है। 9 महीने की प्रेगनेंसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सब कुछ हमारी बीवियां अपने ऊपर लेंगी। हमें तो बस उनका ख्याल रखना है, ऋषि ने समझाते हुए कहा। ओजस फ्रूटी का पैकेट टेबल पर रखकर खड़ा हो गया और अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, अरे यार, कैसे ख्याल रखूंगा मैं उसका? मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाता। मेरा ख्याल तो खुद काम्या रखती है। ऐसे में जो आने वाला है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? मुझे तो अपना वॉलेट तक नहीं मिलता है। जरा सोच ऋषि, मैं अपना वॉलेट नहीं संभाल सकता, बच्चे का डायपर कहाँ से संभाल लूंगा? उसकी बात पर ऋषि भी परेशान होते हुए बोला, यार, तेरी बात सही है। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। आराध्या वैसे ही बहुत धीरे धीरे खुली है। अभी अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया है, जानना शुरू किया है। अभी अभी तो हमारे बीच प्यार गहराया है। ऐसे में ये बच्चे की जिम्मेदारी, मुझे नहीं पता कि मैं इसे ठीक से निभा पाऊंगा या नहीं। मैं तो उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर ही बेहोश हो गया था। ऐसे में जब कहीं मैं उसे डिलीवरी रूम में देखूंगा तो हो सकता है उसे अस्पताल ले जाने की जगह मेरे लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़े। ओजस ऋषि के पास बैठ गया और बोला, सच में यार, ये बच्चा तो हमारे लिए आने से पहले ही कंपटीटर बन गया है। जरा सोच, अभी तो बस भाभी और काम्या प्रेग्नेंट है, इसलिए पूरा घर उनके आगे पीछे घूम रहा है। कल जब बच्चा आ जाएगा तो ये लोग हमें भूल ही जाएंगे। पहले हमारी इम्पोर्टेंस थी, फिर उनकी हो गई, और अब बच्चे के बाद तो हमारी लाइफ कहाँ जाएगी? भाड़ में जाओ तुम दोनों अपनी जिंदगी लेकर। ये सुनते ही ऋषि और ओजस हैरानी से उस तरफ देखते हैं। उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने बड़ी माँ गुस्से में खड़ी थी। बड़ी माँ के साथ आराध्या और काम्या भी थी। वो दोनों गुस्से और हैरानी से ऋषि और ओजस को देख रही थी। बड़ी माँ गुस्से में उनके पास आई और डांटते हुए बोली, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बाप बनने वाले हो और हरकते बच्चों जैसी कर रहे हो। किसके साथ कंपटीशन कर रहे हो? उनके साथ जो अभी तक इस दुनिया में आए भी नहीं हैं।
मुझे तो अपने पोते पोतियों की फिक्र हो रही है, जिनके बाप तुम जैसे हैं। उनका भविष्य क्या होगा? बड़ी माँ की बात सुनकर ऋषि और ओजस हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक साथ सर झुकाने लगते हैं। ऋषि जल्दी से बोला, नहीं बड़ी माँ, आप गलत समझ रही हैं। हम वैसे बात नहीं कर रहे थे। ओजस ने भी फटाफट सफाई दी, बड़ी माँ, आप सच में गलत समझ रही हैं। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। पहले तो मैं भाभी की प्रेगनेंसी का सुनकर शॉक हो गया और फिर काम्या की खबर ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। ऋषि ने नाराजगी जताते हुए बच्चों जैसी शिकायत की, और बड़ी माँ, इसमें हमारी गलती कहाँ है? आप ही बताइए। हम दोनों पहली बार बाप बन रहे हैं। हमें क्या पता कैसे संभालना है। लेकिन आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं। हमें लगा कि हमारी सिचुएशन पर आप हमारी मदद करेंगी। पर जब आपको आराध्या और काम्या की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तो आपने हमें बच्चों की फ्रूटी पकड़ाकर गार्डन में भेज दिया और खुद उन दोनों की फिक्र में लग गई। हमें तो इस बात से ही इनसिक्योरिटी हो गई कि बच्चा आया भी नहीं और आपने हमें साइड कर दिया। जब बच्चा आ जाएगा तब क्या होगा? बड़ी माँ मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं होगा। अपने ही बच्चों से इनसिक्योर होने वाले इंसानों को पहली बार देख रही हूं। और तुम दोनों को गार्डन में इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे आराध्या और काम्या की नजर उतारनी थी। कुछ बातें सिर्फ औरतों के बीच होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए, कैसे बैठना उठना चाहिए, ये सब उन्हें समझा रही थी। ये सुनते ही ऋषि और ओजस की आंखें बड़ी हो गईं। उन्हें अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। दोनों ने शर्म से एक दूसरे को देखा और फिर मासूमियत से अपनी अपनी बीवियों की तरफ देखा। काम्या का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो ओजस को घूरते हुए बोली, घर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर काम्या गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ऋषि ने देखा कि आराध्या का चेहरा भी गुस्से में पके हुए टमाटर जैसा लाल हो गया था। मुंह फुलाए हुए उसने भी अपना पल्लू उठाया और मेंशन की तरफ बढ़ गई। बड़ी माँ हंसते हुए बोली, बच्चों को बाद में संभालना, पहले अपनी बीवियों को संभालना सीख लो। ऋषि और ओजस अब गार्डन में अकेले रह गए। ऋषि ने कहा, भाई नाराज हो गई है, अब मनाना पड़ेगा। तेरी वाली तो फिर भी जल्दी मान जाती है, लेकिन मेरी वाली, वो रूठती नहीं है। पर जब रूठती है तो भयंकर रूठती है। ओजस ने तुरंत जवाब दिया, तेरी हालत तो फिर भी सही है। भाभी तो बस मुंह फुलाकर बैठ जाती होंगी। काम्या का सोच, मुझे तो बराबर उसकी बातें सुननी पड़ती हैं। ऋषि हंसते हुए बोला, इस मामले में मैं लकी हूँ। मुझे लगा नहीं था कि आराध्या की ये कमजोरी कभी मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी। वो गुस्से में कभी शब्दों से नहीं लड़ती। मनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन कम से कम मेरी कान की शांति बनी रहती है। ओजस मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया क्योंकि उसे काम्या को मनाना था। ऋषि भी अपने कमरे में चला गया। जब ऋषि कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि आराध्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देख ऋषि का हल्का सा मुस्कुराता चेहरा अचानक सख्त हो गया। ऋषि जब कमरे में आता है
तो खिड़की के पास आराध्या को खड़ा देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती आ जाती है जब वो आराध्या की आंखों में आंसू देखता है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसे पता था कि उसने जो गार्डन में हरकत की है, उसकी वजह से आराध्या दुखी हुई है, लेकिन इतना कि वो रो पड़ेगी, ये ऋषि ने नहीं सोचा था। वो जल्दी से आराध्या के पास आता है और उसके सामने खड़े होकर हैरानी से देखता है। फिर कहता है, आई एम सॉरी, आराध्या। मेरी वजह से तुम्हें फिर से तकलीफ हुई है। आई एम सॉरी। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। बस मैं अपनी फीलिंग्स सही से समझा नहीं पाया। बच्चों के आने से मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन ये सब अचानक हुआ है। एकदम नई चीज सामने आ गई, जिससे मैं संभाल नहीं पाया। अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है तो सच में सॉरी। तुम तो मुझे जानती हो, अपने प्यार को कन्फेस करने में भी मुझे 1 साल लग गया था। और ये तो बच्चे का सवाल है। पर डोंट वरी, वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी डिलीवरी होगी तब तक मैं एक अच्छा फादर बनने की पूरी ट्रेनिंग ले लूंगा। इंटरनेट पर सब कुछ मिलता है, तो क्या मुझे ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कि बच्चे कैसे संभाले जाते हैं? आखिरी लाइन कहते हुए ऋषि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आराध्या का चेहरा अभी भी उदासी से भरा हुआ था। जब ऋषि ने उसे ऐसे देखा, तो उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या बात है? क्यों परेशान हो रही हो? कह दिया ना, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। आराध्या ने धीरे से उदासी के साथ अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियों के इशारे से ऋषि को कुछ बताने की कोशिश की। ऋषि अब तक आराध्या की साइलेंट लैंग्वेज समझ नहीं पाया था। उसने उसके इशारों को समझने की कोशिश करते हुए हैरानी से पूछा, तुम इससे नाराज नहीं हो? आराध्या ने सिर हिलाकर ना कहा, तो ऋषि ने और हैरानी से पूछा, अगर तुम इससे नाराज नहीं हो तो फिर रो क्यों रही हो? कोई और बात है क्या? आराध्या धीरे से बगल की टेबल से एक नोटपैड निकालती है और उसमें से एक पन्ना ऋषि की तरफ बढ़ा देती है। ऋषि हैरानी से देखता है। आराध्या ने पहले ही उस पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था और अब वो उसे पढ़ने के लिए दे रही थी। ऋषि ने वो नोटपैड लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मुझे पता है, ये एहसास हम दोनों के लिए नया है। जहां आप इस नई सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहीं मेरे लिए भी ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया है। मैंने अपना सारा जीवन अनाथ आश्रम में बिताया है। मुझे पता है कि बच्चों के लिए संघर्ष करना कितना मुश्किल होता है, और तब ये सब और भी मुश्किल हो जाता है जब उनके साथ उनका कोई अपना ना हो। मुझे डर लग रहा है, क्या मैं अपने बच्चों को वो प्यार और अपनापन दे पाऊंगी जिसके वो हकदार हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरा डर भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया एहसास है। पता नहीं मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाऊंगी या नहीं। क्या मैं एक अच्छी मां साबित हो पाऊंगी? ऋषि ने नोट पढ़ते ही एक लंबी सांस ली और आराध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। ऋषि ने आराध्या के पूरे खत को पढ़ा और उसके बाद उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। ऋषि आगे बढ़कर आराध्या के कंधे पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम अच्छी मां नहीं बनोगी, बल्कि तुम बहुत
अच्छी माँ बनोगी। मुझे यकीन है और पूरा भरोसा है कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो सबसे ज्यादा तुमसे ही अटैच होगा। हम तो उसके लिए बस अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन तुम वो रहोगी जो हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी होगी। जब वो रोएगा तो उसे संभालोगी और जब वो हंसेगा तो उसके साथ खुशियां मनाओगी। जब तुमने उसके बाप को संभाल लिया तो बच्चे को संभालना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात होगी। मुझे देखकर कभी लगता था कि मैं ऐसा बन पाऊंगा, लेकिन देखो तुमने मुझे कितना बदल दिया है। दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया है। लोगों के साथ मिलने का मेरा तरीका बदल दिया है। तब मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद और आशात्री बदल दिया है। तुम मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद और आशा की किरण बनकर आई हो। और हमारा बच्चा, वो तो हम दोनों के लिए एक नई जिम्मेदारी है। चलो आज एक वादा करते हैं। हम दोनों अपने बच्चे की परवरिश साथ मिलकर करेंगे। जहां तुम डगमगाओगी वहां मैं तुम्हें संभालूंगा और जहां मैं लड़खड़ाऊंगा वहां तुम मुझे थाम लेना। पर जो भी हो, हम अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे कभी ये एहसास नहीं होने देंगे कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है। ऋषि की बात सुनकर आराध्या को सुकून मिल रहा था। उसे ऋषि के वादों पर हमेशा से ही भरोसा था। लेकिन ये वादा सिर्फ आराध्या से ही नहीं, ऋषि ने खुद से भी किया था कि बच्चे के आने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और वो हर तरह से आराध्या और अपने बच्चे का साथ देगा। आराध्या ऋषि के सीने से लग जाती है और ऋषि भी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वो दोनों एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार थे और साथ ही एक दूसरे का साथ देने के लिए भी। उन्हें पता था कि सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो इसी तरह साथ चलेंगे तो सफर जरूर कट जाएगा। अब न तो ऋषि के दिल में कोई बेचैनी थी और नहीं आराध्या के दिल में कोई घबराहट। एक नई उम्मीद के साथ वो दोनों आज मुस्कुरा रहे थे। 3 महीने बाद, देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। लेकिन इन 3 महीनों में बहुत कुछ और भी बदला। सबसे बड़ी बात ये थी कि सब अपनी अपनी जिंदगी में आने वाले नए मेहमान का स्वागत करने के लिए उत्साहित थे। आज आराध्या का पहला अल्ट्रासाउंड था। बच्चे की हालत के बारे में जानने का दिन था। आराध्या और काम्या दोनों ही तैयार थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन होने वाले पापा ऋषि के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। बड़ी माँ सोफे पर बैठी फोन पर रानी माँ से बात कर रही थी। बड़ी माँ ने कहा, जी बहन जी, ऋषि और आराध्या तैयार हैं। बस थोड़ी देर में अस्पताल के लिए निकल रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको फोन कर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, सोनोग्राफी की रिपोर्ट की फोटो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। रानी माँ ने जवाब दिया, वो तो मुझे पता है कि आप रिपोर्ट भेज देंगी, पर मैं जो कह रही हूँ उस पर एक बार गौर कीजिए। बाबा साहेब कल मुंबई पहुंच रहे हैं काम्या को लेने। आप दामाद जी से बात कीजिए कि आराध्या को भी भेज दें। मैं चाहती हूँ कि दोनों बेटियों की गोद भराई एक साथ हो। बड़ी माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बहन जी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ और हर बार वही जवाब आता है। ऋषि आराध्या को कहीं नहीं भेजेगा। आपको नहीं पता वो इस वक्त कितना पागल हो गया है आराध्या की फिक्र में।
वो तो अपने ऑफिस का काम भी आधा कर चुका है। 11 बजे ऑफिस जाता है और 2 बजे तक घर आ जाता है। सारा दिन बस आराध्या के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो लग रहा है कि आराध्या से ज्यादा तो ऋषि प्रेग्नेंट है। अभी तीसरा महीना ही शुरू हुआ है और उसने आराध्या का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया है। आराध्या को किचन में गए हुए 2 महीने हो गए हैं। ऋषि उसे ऐसे संभाल रहा है जैसे अगर वो पैर जमीन पर रख देगी तो उसे चोट लग जाएगी। बड़ी माँ की बात सुनकर रानी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हर माता पिता यही तो चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और उसका पति उसे बहुत प्यार करे। लेकिन ऋषि का प्यार तो सबके सामने था। उसने आराध्या को पलकों पर बिठा रखा था, इतने ख्याल से कि अब आराध्या खुद परेशान होने लगी थी।